कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था ये बना था किसके रिकमेंडेशन पे, कोई आइडिया? एम.एन. रॉय के रिकमेंडेशन पे बना था। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए लोग, क्या पूछा जा रहा है, ये नहीं कि आप क्या जान रहे हैं, बात समझ रहे हैं, ये दोनों दो चीज हो जाती है। एम.एन. रॉय कल चर्चा में आए थे, इसलिए इसलिए कि एम.एन. रॉय जो थे, he was the first man who proposed for constituent assembly, संविधान सभा के लिए सबसे पहले अगर किसी ने कब ये बात किया था, 1934 में, है ना, कि आपका एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। कल हम इसके विषय में आप लोगों को डिटेल में बताएं। और जो प्रेजेंट जो संविधान सभा है, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? हाँ नहीं है, वही क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो जो कैबिनेट आपका जो मिशन था, उसमें ये आपको रखा गया था प्रावधान क्या कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है तो बनानी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसमें ये क्या रखा गया था, उसमें ये मांग रखा गया था कि जैसे कि दो अलग अलग नेशन हो जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। अब उसमें है कि ये फुल नेशनहुड कभी देना ही नहीं चाहते थे ब्रिटिश, आप लोगों को बताए देते था। ये किसके पक्ष में थे? डोमिनियन स्टेटस के लिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? आपको जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए, कोई भी आपकी अगर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको विदाउट द परमिशन ऑफ वहाँ के पार्लियामेंट या फिर आप जो भी वहाँ पे जो किंग या क्वीन है उनके, आप बिना एसेंट के आप कोई भी निर्णय नहीं, ये उसमें था। अब उसमें कि फुल नेशन उठाने, और डिमांड भी यहाँ लोग नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि जो लोग फाइट कर रहे थे, आप लोग को बताया भी थे कि जो फाइट भी कर रहे हैं वो लोग भी किसके लिए फाइट कर रहे थे? डोमिनियन स्टेटस के लिए, ठीक है। हाँ वही तो। तब उसके बाद से जो 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर सेशन था, उसमें फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और क्योंकि अदर्स जो मतलब जो मूवमेंट था, जैसे कि जो सोशलिस्ट मूवमेंट या वो लोग धीरे धीरे डिमांड कर रहे थे कि जो नॉर्मली जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट कर रहे हैं ब्रिटिशर से, इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग जो है ऐसे इंडिपेंडेंस देने वाले नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। आप उनसे क्या कीजिएगा, 1 to 1 जिसको फाइट करते हैं। तो अब इस तरह से, और उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया था कि ब्रिटिश माइंड को हरा ही नहीं सकते, है ना। तो अब देखिए कि यहीं पे यहीं के लोगों के द्वारा अपना एक सिस्टम बना के वो क्या कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे, समझ ना। तो इस तरह से तो जो संविधान सभा थी, इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और आखिरी बैठक कब हुई थी? वेरी गुड, 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 के आपका रिपब्लिक डे। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जैसे आपका जो सिटीजनशिप वाला 5 to लेके 9 तक, ये जो आपका है, ये आर्टिकल्स जो है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से ये कुछ आर्टिकल्स जो है वो रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रोविजन में आया? 26 जनवरी 1950 को। तो पहली जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946। इसके बाद से जो है फिर 13 दिसंबर तक आपका इसी में ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वो इंट्रोड्यूस किया, वही जो आपका प्रीएम्बल जो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान सभा के, अच्छा, इस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसमें जब ये संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए गठन की गई, तो इसमें जो एल्डेस्ट जो मेंबर थे वो कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो सचिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था, अस्थायी रूप से, टेम्पोररी क्या किया गया था, वो अस्थायी रूप से उसमें एक संविधान सभा का अध्यक्ष रखा गया। फिर उसके बाद से जब पूर्ण रूप से यह आया तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके साथ साथ एक एससी मुखर्जी, ये थे एससी मुखर्जी, ये जो थे ये क्या थे, ये आपके डिप्टी चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट इनको कहिए, वाइस प्रेसिडेंट ये थे संविधान सभा के अध्यक्ष। इसके साथ एक डेप्यूटी चेयरमैन जो थे वो फ्रैंक एंथनी, आगे ये लोग आएंगे एक करके, वो नॉमिनेटेड थे, ठीक है। तो इसमें कई लोगों को अलग अलग पद जो मिला था, ये भी जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में।
जैसे कि आप ये राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये कौन थे? इन्होंने मांग किया था किसके लिए? संविधान सभा। आई बात समझ में? जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन? एम एन रॉय। और जब ये गठन होने लगा तो संविधान सभा सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और इनके बारे में क्या बताना सर? इंडिया के फर्स्ट इंडियन, हाँ फर्स्ट इंडियन क्या थे? हाँ ठीक है। और इनके बारे में अब्दुल कलाम आजाद। और एक शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। इनकी कोई किताब? हाँ और आइए ये सब। अच्छा रेस्ट डेट्स जो है इनके बारे में आप समझिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ ही गया, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये कौन हो गया? फ्रैंक एंथनी, नॉमिनेटेड पूछ रहा है। और एस सी मुखर्जी कौन थे? वो ठीक है हाँ। ये बताइए, इन विच मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जेल नेहरू लेट डाउन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? यहीं से आपकी प्रस्तावना जो है वो आती है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल जो है, हाँ हाँ वो यहीं से। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोगों ने जो प्रियम्बल, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, यही आगे चल के प्रस्तावना जो आपका बना। और ये हम लोगों ने कहां से लिया है? ये यूएस से। समझ में आ गया? ये कौन सी मीटिंग होगी बताइए? सेकंड की थर्ड? थर्ड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? हाँ? ये कहां से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल का रहे। हाँ ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है। हाँ, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? कंफर्म? हाँ हाँ। संविधान सभा में भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया बताइए? हाँ 22 जनवरी 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डेट, वेरी गुड। हाँ ये बताइए, भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? In relation to formation of Constitution of India, which of the following sentences are correct? Sentences, statement. Resolution of objectives by Nehru affected the making of the Constitution. Preamble fulfills various important objectives or aims. People of India ordered or directed the Constitution. Head of the state is elected by people directly. कौन सा सही है बताइए? सी। सी में 2, 3 और 4 है, मतलब फर्स्ट को आप लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, यही ना? पहला चौथा देखिए, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल डायरेक्टली। हमको अगर सॉल्व करना रहेगा, हम इतना पढ़ेंगे ही नहीं, बस चौथा पढ़ेंगे। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए पूरी पढ़िए, कौन होता है हेड ऑफ द स्टेट? गवर्नर। राज्य का मुखिया सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। हाँ तो कौन होगा हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा चलो, गवर्नर भी अगर मान ले कुछ देर के लिए आपके समझ से, तो गवर्नर क्या होता है? अपॉइंटेड गवर्नर होता है। हाँ? गांव का मुखिया के बारे में बात हो रहा है। हाँ तो अब आपको कि क्लास का मॉनिटर सब चुनना है, तो क्लास के मॉनिटर चुनने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है? चुनो जैसे चुनना है, आप एग्जाम करके चुनो,
आपस में वोट करके चुनो, बस यही से। तो ये 4 स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 है। उसके बाद से 1 2 3 को चलिए वेरीफाई करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाई नेहरू अफेक्टेड अनडाउटेबली सही है। प्रीएम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन अभी तो बताया ना इसके थोड़ी देर पहले कि वही जो संविधान की प्रस्तावना थी संविधान सभा में, जो नेहरू जी ने जो पढ़ा था, वही ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन आगे चल के संविधान की प्रस्तावना है ना। और वो कहाँ से हम लोगों ने लिया है? वो हम लोगों ने लिया है यूएसए में। ठीक है, आइए। ठीक है, ये बनाइए। ये अगर बन गया तो हम समझ गए कि कुछ पढ़े हैं, कुछ समझ में। क्वेश्चन समझिए। संविधान सभा के संबंध में सबसे पहले एक चीज बताइए, जो संविधान सभा थी ये इलेक्टेड बॉडी थी, रिप्रेजेंटेड बॉडी थी, नॉमिनेटेड बॉडी थी। इलेक्टेड जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव लोग का हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? क्या वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया गया? मतलब जैसे कि अभी होता है 1 मैन 1 वोट पार्लियामेंट्री, या उन लोगों को जो मतलब चुना गया था, कैसे चुना गया था? हाँ हाँ, एक प्रोपोर्शन वाइज जो है उस हिसाब से। अब आ जाइए सब, और इसमें किस में बताया गया था? ये कैबिनेट मिशन में ये प्रावधान रखा गया था। ठीक है, चलिए इसमें अब आ जाइए। द असेंबली वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, सही है कि गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए गए, गलत है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बी एंड सी जो आपका वो हट गया। अब बताइए। द स्कीम ऑफ इलेक्शन वाज लेड डाउन बाय कैबिनेट डेलीगेशन, चुनाव की योजना कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल द्वारा निर्धारित की गई थी, ये सही है कि गलत है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान, ये गलत है कि सही है? 1 and 3 is the answer. हाँ हाँ, who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? अच्छा, हाँ, बी एन राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसके साथ जो है एच सी मुखर्जी कौन थे? हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट। और जो उसमें सबसे जो एल्डेस्ट जो मेंबर थे वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, उनको जो है टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा और कौन से डिग्निटरी थे लोग बताइए? जो इसके एडवाइजर थे वो बी एन राव थे। इनका पोजीशन क्या था महात्मा गांधी का? संविधान सभा के मेंबर नहीं थे सब है। हाँ, मुस्लिम लीग तो बाइकआउट कर दिया था बाद में। और इसके जो मेंबर्स थे वो अब कम हो गए, पहले क्या था, कितने टोटल मेंबर थे? 389। लेकिन मीनवाइल क्या हो गया, जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया तो जो वो मेंबर्स जो थे जो पाकिस्तान के थे वो लोग क्या हो गए, धीरे से वो मतलब विड्रॉ कर गए लोग। तो विड्रॉ कर गए तो संख्या कितनी हो गई? 299 हो गई। ठीक है, मुस्लिम लीग इसलिए बॉयकॉट किया क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो एक फ्रेश एक नेशन ही डिमांड कर रहा था पाकिस्तान। मुस्लिम लीग का कब हुआ था स्थापना? कौन किया था? और नवाब सलीमुल्लाह ढाका, और दो लोग थे ना, आगा था फिर उसमें। हाँ हाँ। और बताइए मुस्लिम लीग का जो है सो लंदन में कब ब्रांच खुला था? उसके वहां प्रेसिडेंट कौन थे? 1908 आमिर अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता दें ये फैक्ट। हाँ, आमिर अली जो थे 1908 में, तो उसका एक ब्रांच हुआ था।
अच्छा, उसके बाद से पाकिस्तान का डिमांड सबसे पहले कौन किया था? हाँ, चौधरी रहमत अली। कौन था ये चौधरी रहमत अली? स्टूडेंट। और कब की बात है? 1940 कि एक जो है, एक अलग जो है ये नेशन है, वो पाकिस्तान जो है वो लिया जाए। हाँ, ठीक है। और रेस्ट लोग के बारे में आप जान ही रहे हैं, ठीक है। व्हेन डिड द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? बताइए। ओवरव्यू देते हैं, मतलब ये पूरा चैप्टर ही है। तो देखिए, तो संविधान सबसे पहले, एक तो आप लोग को इंडिपेंडेंस एक्ट वहां तक तो आप लोग जाने, इसके अलावा एक क्रोनोलॉजी लिख ही लीजिए ना, सबसे बेहतर वही होगा, ज्यादा बेहतर, क्योंकि हम समझ रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले से ये पढ़े नहीं है चैप्टर ना, या हल्का फुल्का पढ़े होंगे, इसलिए थोड़ा उसके बाद आसानी से बनने लगे। देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थोड़ा सा आप बियर कीजिए, मतलब वो लिखने में कुछ वर्ड्स इंग्लिश में आ जाए, ठीक है ना, तो उसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि संविधान सभा, संविधान सभा, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम इट इज प्रपोज। थोड़ा सा उसमें, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, बस फैक्चुअल चीजें तो लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज एम एन रॉय, बहुत मतलब बड़े डिग्नेटरी थे। इट वाज एम एन रॉय हु प्रपोज्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सर्व इन ट्विन कैपेसिटी, मतलब दो तरह की, मतलब क्षमता में, इससे दो तरह का जो है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सर्व द ट्विन कैपेसिटी। फर्स्ट, कंसर्न विथ ड्राफ्टिंग and concerned with drafting, DRAFTING, drafting and framing the constitution. And secondary capacity, and in secondary capacity to serve as provisional हिंदी में लिखना है, provisional parliament of India। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे बहुत हद तक, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल क्या होता है? हाँ, तो ये प्रोविजनल क्या था? पार्लियामेंट था। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो संविधान सभा है, इसके पास दो काम हो गया। दो काम क्या करना है? एक तो आपके लिए एक ड्राफ्ट और एक नया संविधान बनाना है, ठीक है ना। जो संविधान सभा का जो गठन किया गया 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। तो इसमें कि इसको दो कार्य करना है, एक पहले कैपेसिटी में आपके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम मान लीजिए कि 1947 में जब हम लोग इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमारे पास अपना कोई गवर्निंग डॉक्यूमेंट था नहीं, आप कैसे नेशन को रूल कीजिएगा। तो आप देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक इवोल्यूशन है, कब से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से चला आ रहा है, तो आपके पास एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। जैसे बात समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि अब आपके पास एक फ्रेम, तो अब ये दो काम किया, एक क्या क्या कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखना है, दूसरा कि एक पार्लियामेंट अभी नहीं है, तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? कानून बना देना। तो जब तक आपका नया पार्लियामेंट नहीं आता है, तब तक ये पार्लियामेंट के तौर पे भी यही संविधान सभा काम किया। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए कि जो इंडियन पार्लियामेंट है अभी एट प्रेजेंट, यूनियन लेजिस्लेचर हम लोग कहते हैं,
इसको आप लोग अभी पढ़े होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी है, संविधान में कुछ चेंज करना है तो कल होके मान लीजिए कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है या कुछ नया अगर कुछ ऐसा करना है जिसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है, संविधान सभा की, तो ये काम कौन करेगा? यही पार्लियामेंट करेगा। जो रिप्रेजेंटेटिव लोग जो है, जितने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, इलेक्टेड जो लोग आते हैं, जो निर्वाचन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। और यही लोग कानून बनाते हैं और यही लोग क्या करते हैं, उस जो संविधान में अगर कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो ये पावर किसको दिया गया? यही संविधान को। तो यह जो संविधान सभा थी आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये दो तरह का काम इसको करना था। एक क्या करना था कि ड्राफ्ट और फ्रेम करना था एक नए संविधान को। दूसरा कि जब तक आपका पार्लियामेंट नहीं, जब तक पहुंचा, और पार्लियामेंट कब आएगा? जब तक कि आपके यहाँ इलेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो तब तक जो है कौन पार्लियामेंट का रोल करेगा? यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा जो है। नेक्स्ट आगे लिखो, क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ, प्रोविजनल पार्लियामेंट until the new parliament was elected under the 1952 parliamentary elections. ठीक है? The Constituent Assembly came into origin in November 1946 and stayed in existence till 25th of January 1950. 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस। क्यों? और कुछ सोचिए। उस दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, अब ये नहीं भूलिएगा। जैसे 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? पहले नेशनल लॉ डे बनाया जाता था, अब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट क्या डे? 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, क्लियर हो गया? तो फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946. 9th of December 1946. It was headed by, it मतलब हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज हेडेड बाय सच्चिदानंद सिन्हा, who was elected as its first temporary chairman. First temporary chairman, as he was the senior most member of the Constituent Assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad
was elected as the chairman of the Constituent Assembly. ठीक है, ये लिखे ना, द आइडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, एक इसकी क्रोनोलॉजी लिख लीजिए। क्रोनोलॉजी में लिखिए 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग, 11 दिसंबर 1946 Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of Constituent Assembly. नेक्स्ट लिखिए 13 दिसंबर 1946 चेयरमैन ऑफ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? और संविधान सभा का एक प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. ये हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? वही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, तो हमेशा ये दिमाग में रहता है क्या कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा? तो डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एग्जाम में जब आएगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष होगा डॉक्टर बी.आर., और अक्सर ऑप्शन में आप देखिएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि लोग जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आता है पहला नाम किसका आता है? बी.आर. अम्बेडकर। तो इसीलिए बहुत आसानी से जो क्वेश्चन बहुत इजी लगे उस पर सतर्क हो जाए। वो क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसीलिए इसमें बहुत आसानी से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इनकी पीएचडी कहाँ से हुई थी, कोई बताएगा? और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई। हाँ, अच्छा किसका बता रहे थे अब आप? तो इसमें ध्यान ये देना है कि इकोनॉमिक्स में भी थे ये। हाँ हाँ, नहीं वो तो जो डबल जो पीएचडी जो था, तो एक लॉ और दूसरा इसमें, इसके बाद उनको जब ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब उन्होंने जब ड्राफ्ट करके, उसके बाद फिर से ऑनरेडी पीएचडी देने के लिए उनको बुलाया कि आपने इतना बढ़िया जो है डॉक्यूमेंट जो है इसको ड्राफ्ट, मतलब जो पीएचडी उनकी थी उस पीएचडी के थीसिस से भी ज्यादा बेहतर था ये प्रेजेंट। क्रिटिक्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बोलते हैं कि जैसे कि आप लोग तो मालूम है कि 70-75% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटेम्प्ररी जितने कॉन्स्टिट्यूशन थे सारे कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाल लिया गया, तो अब उसमें से सबसे जो बेहतर, तो इसलिए ये क्या बन गया, ये देखते देखते कि यहाँ से हमने ये लिया, यहाँ से ये लिया, भाई ये तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। जैसे कि आप किसी भी नए मार्केट में अगर जाके आप अपनी दुकान अगर लगाने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप पहले मार्केट सर्वे करेंगे कि नहीं? अब कौन कितने डेप्थ में, इन डेप्थ वो मार्केट सर्वे करता है, उसके पास ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए कि जो आपका प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना सशक्त और इम्पावर्ड करता है एक एक व्यक्ति को, कि अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जितने कंट्री बने उस सबके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो धराशायी है, मतलब या तो उसको बदल दिया गया या तो चेंज कर दिया गया। हमारे यहाँ भी बहुत सा अमेंडमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि तो बहुत सा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है वो अभी तक नहीं है। अभी कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि स्टेट जो है वो क्या करे, वो मतलब जितने इसके ऑर्गन्स हैं कोई अपने एक एब्सोल्यूट पावर ले। जब भी लेजिस्लेचर अगर मान लीजिए हुआ तो जुडिशरी, जब जुडिशरी वैसा हुआ तो लेजिस्लेचर उसके ऊपर कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, तो हर तरह से आप देखिए जब ये तीनों जब आप समझिए अपने अपने, तो जनता जो है कोई ना अपना मूवमेंट या रिवोल्यूशन लेके जो है, तो उसको सब खंगाल के फिर उसके बाद से ये बनाया। और उसके बाद ये कहा भी गया था, यही संविधान सभा में एक एक चीज पे बहुत बहस है।
आपको हम एक सजेस्ट भी करेंगे, पहले आता था एक राज्यसभा टीवी पे, अब तो शायद संसद टीवी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन करके एक सीरीज भी चल रहा है, ये मिल जाएगा आप लोग को। हाँ, अगर है तो उसको आप लोग देखिएगा, वो मतलब एक विजुअल मेमोरी है तो कुछ आप लोग को याद भी रहेगा बहुत हद तक, कैसे बना उस पे एक एक चीज पे कैसे बहस किया गया, बहुत लंबा जो है वो बहस। अब उसमें आपको एक चीज आपको बता दें कि जो बेसिक प्रिंसिपल इस पूरे संविधान का है या इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे आप कई बार आप सुने होंगे कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट लोग दे देता है कि नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सा क्लॉज है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत है। तो अब ये क्या है, ये आलोचक का एक पक्ष है, तो अब आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आप निंदा कर रहे हैं, ये आपको तय करना है। आप समझ में आ रहा है? तो उस समय बी आर अम्बेडकर ये बोले थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मतलब जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें ये नेचर जो था जो इकोनॉमिक था, जैसे कि जो सोशलिज्म जो वर्ड था, इसके वजह से होता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को तय करने दीजिए कि वो किस तरह से जाए। अगर मान लीजिए अगला जनरेशन वो ये तय कर रहा है कि नहीं हमको बहुत पैसा कमाना है, हमको कैपिटलिज्म की तरफ ही जाना, तो ये हम 1950 में नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके कैसा जो है, पूरी दुनिया कैपिटलिज्म है तो आप अकेले सोशलिज्म में क्या कीजिएगा। पूरी दुनिया अगर मान लीजिए कि स्टेट ओनरशिप में है, उसमें आप कहिए कि नहीं जो है सो मार्केट ड्रिवेन है, तो ये भी तो आप मतलब आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, वर्ल्ड के साथ आपको जो है वो चलना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से तब उसमें यही था कि अच्छे लोग के हाथ में जाएगा तो ये बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छे लोग के हाथ में नहीं जाएगा तो मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको क्या किया, मतलब जैसे डिस्टॉर्ट करना चाहा या अपने हिसाब से उसमें कुछ न कुछ एडजस्टमेंट, ये तो एक सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन इसके बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब देखिए अभी भी कि लास्ट में कितना इम्पावर्ड है, जैसे कि अगर जैसे ही जितने आपके जो कंपोनेंट है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अगर है, वो अगर एक तरह से आप समझिए कि अगर कंट्रोल करना मतलब स्टेट कंट्रोल ज्यादा हो जाए, तो सिविल लिबर्टीज जो है उसमें आपको इंडिविजुअल लिबर्टी इतनी दी गई है कि फिर से जैसे कोई ना कोई मूवमेंट आ जाता है, और मूवमेंट जब भी आएगा या किसी भी तरह का रिवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल वहां से नैरेटिव्स निकलता है, नया फिर पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी आएगा, फिर पुरानी पॉलिटिक्स से वो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को, तो ये मिला कैसे, जो आपने पॉलिटिकल सिस्टम बनाया इसका जेनेसिस कहां से हुआ, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आ रहा है ना। तो ये संविधान सभा को जो बनाया गया था, तो इसमें क्या था कि एक आप भविष्य के लिए एक फ्रेम कीजिए, एक आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कीजिए, और जब तक आपका पार्लियामेंट नहीं बन रहा है तब तक यही पार्लियामेंट। और उसी समय एक एंटरिंग गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हाँ वही थे, तो उसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी फिर उसके बाद से, और उसमें फिनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये याद कर लीजिए, वैसा पूछा है। हाँ हाँ, लियाकत अली खान। और डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, वेरी गुड। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट आगे। 13 दिसंबर 1946, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशंस was moved in Constituent Assembly and was adopted on 22nd of Jan 1947. गूंज क्या है, अब ठीक है। हाँ, 22 जनवरी 1947 गूंज रहा है आवाज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं आवाज गूंजने को? और रिवर्बरेशन ऑफ साउंड पढ़ा आपने, क्या होता है वो? रेजोनेंस कितना सेकंड में होता है, रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, ये पूछता है ये सब साइंस वगैरह में। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, 1/। हाँ, उतना में अगर हो तो प्रतिध्वनि के लिए कितना चाहिए, ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ
हाँ, जो एकॉस्टिक्स ऑफ साउंड जिसको बोलते हैं, इसीलिए बड़ा बड़ा उसमें क्या किया था, ऑडिटोरियम में कर्टेन जो है रखा जाता है, एब्जॉर्ब करता है ताकि इको नहीं आए। ये पूछा है बीपीएससी का क्वेश्चन, है ना, या इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन enshrined in the constitution and later they are reflected in the preamble of India. अगली क्रोनोलॉजी में आएगी 29 अगस्त 1947। हाँ, तब से वही अभी क्वेश्चन में बना 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ 7 members, एक ये हो गया, हाँ, कंसिस्ट ऑफ 7 members set up under chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to draft the constitution. To draft the constitution. B.N. Rao was appointed as constitutional advisor. नेक्स्ट टू बी आर अम्बेडकर अगर कोई था इस पूरे संविधान सभा में स्कॉलर, तो यही थे B.N. राव। पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसके मेंबर्स को आप देखिएगा, तो इसमें से कोई ऐसा मेंबर नहीं मिलेगा कि जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट या जिसको आप ये कहिए कि उस स्तर का लीडर है, लेकिन बनना किसी एक को ही है। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये आप देखिए, या उस समय के जो अर्ली मॉडरेट्स जो आपके थे, वही जो 1892 वाला जो पोस्ट जो कांग्रेस था, तो अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इन लोगों ने ड्राफ्ट कर दिया, उसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही किया था कि दैट इट इज ए पैराडाइज ऑफ लॉ। अधिकांश उसमें वकील थे। तो इन लोगों ने जो ड्राफ्ट किया वो क्या है उसमें, क्योंकि एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए लिखा जा रहा है, लास्ट मैन के लिए। अब लास्ट मैन को ये समझना है कि शैल क्या है, मे क्या है, कंकरेंट क्या है, ये वर्ड इसका मतलब समझना। अब जैसे कि द कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, अब ये सामान्य व्यक्ति कैसे समझेगा, समझ में आ रहा है? तो ये क्रिटिसिज्म है कि जो इसकी भाषा है वो कैसी है, वो लीगल जो है ज्यादा है, और तो इसलिए इसको पैराडाइज ऑफ लॉयर्स बोलते हैं। जबकि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज कंसिडर्ड एज पैराडाइज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। इसमें सिविल सर्वेंट को बहुत पावर नहीं दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जब भी आज विवाद भी होता है आम जनमानस में, तो वो लोग क्या कहते हैं कि चलो हम देख लेते हैं, कहाँ, तो कोर्ट में देख लेंगे, है ना। तो ये इस चीज को समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका एक लैंग्वेज है, इसमें ये सबसे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ये हो सकता है क्या कि इसके लैंग्वेज को क्या किया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का संविधान है, एक तो सबसे बड़ा तो यही क्रिटिसिज्म हो गया कि क्या है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट, लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट और रिटन डॉक्यूमेंट। दूसरा क्या हो सकता है, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, इसका जो मतलब इसकी भाषा है वो किसके लिए, वकीलों के लिए, है ना, मतलब एक सामान्य व्यक्ति के समझ में आना चाहिए इस तरह से। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। B.N. राव क्या हो गए, हाँ, जनवरी 1948 द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन was published in constitution was published in January 1948
and 8 months time, 8 was given to discuss the draft and suggest the amendment. ठीक है, 21 Feb 1948, हाँ फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 को क्या हुआ था? द ड्राफ्टिंग कमिटी सबमिटेड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। समझिए इस चीज को, ये कब की बात है? 21 फरवरी 1948। और पहली बार जो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना, भी लिखे ना दिसंबर। हम्म 22 अगस्त को क्या है, सेटअप किया गया था। और जो है 8 मंथ का टाइम दिया गया कि इस ड्राफ्ट को क्या किया गया, सबमिट करना है। तो ये कब की बात हो रही है? 1948। और 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? और पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की? 9 दिसंबर 1946। बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो 30 जनवरी 1948, पूरा 48 एक साल। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? एडॉप्ट किया गया। तो तकरीबन 11 महीना। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन में से तकरीबन 2 साल जो था, मतलब विदाउट इनके अपीयरेंस, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये मेंबर थे। तो इस प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में गांधी जी का कहीं कोई, लेकिन इनके आइडियल्स को कहां रखा गया है? डीपीएसपी में भी। जैसे कि डीपीएसपी में भी आप देखिएगा तो डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता, लेकिन उसके नेचर के हिसाब से उसको 3 हम लोग क्लासिफिकेशन रखते हैं। एक सोशलिस्ट अप्रोच, एक गांधीयन अप्रोच, और तीसरा लिबरल और इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, अब इसको जब आप इंटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेके और गांधीयन थॉट्स को लेके जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिजिकली दिस जेंटलमैन वाज मर्डर्ड। समझ में आ रहा है? तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका लिखा गया है, या इसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? उसका ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इनके आइडियल्स को रखा गया, इनके थॉट्स को रखा गया, और वो भी कुछ सर्टेन आर्टिकल्स जो है डीपीएस। चलिए नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949, ये तो काफी फेमस डे है। थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट, reading of the draft signed in the president and the constitution was declared as passed, adopt and enact by the constituent assembly। क्या क्वेश्चन? बाय द कॉन्स्टिट्यूंट, क्या क्वेश्चन था इसमें से बताइए? 82। इसमें 14 नवंबर 1949 थर्ड रेड। और फाइनल ये कब हुआ था?
24 जनवरी को क्या? हाँ चलिए, हैं? हाँ लास्ट मीटिंग जो हुआ, चलिए हाँ ठीक है। तो और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस दिन अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1914, वही जो प्रियम्बल में आप लोग जो लास्ट वर्ड है। और उसी 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। पहले लॉ डे होता था, नेशनल लॉ, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे। कब से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है? 1912 कैसे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लॉजिक भी होना चाहिए। इतना हड़बड़ी क्या है? कौन सा आपको नोबेल प्राइज दे देंगे लोग? अभी बोल रहे हैं कि 49 में हम कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट इनैक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं 1912 से। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रहा है 9 दिसंबर 1946 को, अब कॉन्स्टिट्यूशन डे बना रहे हैं 1912 से। क्या मतलब है? थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा सोचिए। हाँ 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 ठीक बोल रहे हैं आप, बताइए। हैं? नहीं रिसेंटली नहीं, 10 बरस हो गया उनको बने हुए, वो रिसेंट बात नहीं है। हाँ उनको बने हुए 10 बरस हो गए। हाँ वेरी गुड, 2015। हाँ 2015। भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती थी? वेरी गुड, अब नहीं भूलिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो किस डे, अब यही डाल देगा क्या कि महात्मा गांधी का भी कौन सा हो गया था? नहीं, वो हमको मालूम है 1869 2 अक्टूबर, अभी कौन सा जयंती था उनका? निकालते हैं। 1869 2024 2023 कौन सा? हाँ 150वां कब था? अरे 9 है तो 50 कब होगा? भाई एक पेपर सी सेट भी आता है, ध्यान है आप लोग को ना, और इसमें भी 8-10 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग से आते हैं। 1869 से लेके तो उनकी कौन सी जयंती हो गई? हाँ 154 कब? 150 कब था ये बताइए? 2019 में। आसान तरीका से आपको कुछ इसमें जो है सो फंसाया जा सकता है कि इनकी 150वीं जयंती पे कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो क्या कर दिया गया, 26 नवंबर को बना दिया गया, यही से ऑप्शन बना। समझ में आ रहा है? और ये कब हुआ था? अंबेडकर जी के 125वें जयंती, इसको लिखिए भैया। बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ना है, जो पढ़े उसको सटीक पढ़िए। नहीं हम बता रहे हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको। हाँ अच्छा, सबसे बड़ी बात की एक चीज और बता दें, सबसे पहले लोग एम के गांधी को ही टिक करेंगे। और आपको हम बता दिए कि गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए हम आपको ये बताया क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो उसमें अगर गांधी जी का नाम है तो होगा ही नहीं। ये तो मेंबर ही पहले नहीं थे, 30 जनवरी 1948 को इनका असेसिनेशन हो जाता है, इसके बाद भी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो पूरे सेंचुरी में उनसे बड़ा कोई मास लीडर नहीं हुआ, वो एक अलग चीज आप कह दिए। तो आइडियल से प्रभावित हो गए तो सारे क्वेश्चन का आंसर जो गांधी नहीं होंगे, और जितने क्वेश्चन होगा उसमें एक ऑप्शन गांधी होंगे, आपको हम ये बता देते हैं। हाँ इसीलिए जो है बहुत ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए। 150 में नेक्स्ट आगे लिखिए। द लास्ट सेशन was held during 14th to 26th November 1949. 14th to 26th of November 1949. ये लिखे आप लोग कि 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, हाँ ऑन द 125th एनिवर्सरी ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। चलिए करेंट ये नहीं है, ये जो है अभी भी पूछा जा सकता है, एक फैक्ट तो डाला ही जा सकता है ना, कि जैसे कि 26 ऑफ नवंबर है।
उस समय चूंकि नया नया बना हुआ है, लेकिन आज तो कंफ्यूज किया जा सकता है ना। 26 नवंबर 1949 आज कंटेम्प्रेरी है कि नहीं? नहीं है, लेकिन आज भी कंटेम्प्रेरी है ना, तो वही है, उसको बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे लिखे। तो ये क्या हो गया आपका 26 जनवरी 1950 को। हाँ, सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट। some of the provisions relating to constitution like article 5, 6, 9, article 5, 6, 7, 8, 9 and 324, 366, 367, 372, 380, 391 were implemented with the immediate effect, whereas the rest of articles will implemented on 26th of will implemented after 26th of Jan 1950. समझ में क्या? ये जो आर्टिकल थे जैसे ही अडॉप्ट इनेक्ट किया गया था उसी समय ये इंप्लीमेंट हो गया, और रेस्ट को जैसे कि उस दिन हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन में से पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, और जो 26 नवंबर 1949 है उस दिन संविधान को क्या किया था, अधिनियमित अंगीकृत किया गया था और आत्महत्या, मतलब अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनेक्टेड ऑन और इम्प्लीमेंटेड ऑन, ये दो वर्ड आ जाएगा और आसानी से आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इनेक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। क्लियर हो गया? तो कुछ जिस दिन इनेक्ट हुए थे आर्टिकल, उसी दिन से क्या होगा, वो इम्प्लीमेंट भी होगा, और कुछ सर्टेन जो कब हुए थे, के बाद रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लिखिए, it takes 2 years 11 months and 18 days to draft the entire constitution. अब लिख लीजिए द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हेडिंग दे दीजिए, अब इससे संबंधित सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इनिशियली द नंबर of members was 389. इसको अंडरलाइन कीजिए। इनिशियली द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर 389 थी, 389, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन मतलब कौन सा पार्टीशन? इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, आफ्टर पार्टीशन सम ऑफ द मेंबर्स, ऐसा नहीं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल समझ लीजिएगा, हाँ मतलब हिस्ट्री ज्यादा, जो नॉर्मली पार्टीशन पार्टीशन दिमाग रहता है तो वही, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स जो है ये हो गए।
After the partition, some of the members went to Pakistan, and the members came down to 299, 200. इंडिया की राजधानी लखनऊ है। अगर आप बता रहे हैं तो दो चीज पता चलता है, पहला आप जान रहे हैं, दूसरा भी आप जान रहे हैं। इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है, ये आपको नहीं मालूम है, और आप ये भी बता दिए कि यूपी की राजधानी लखनऊ, ये हमको नहीं आता है, समझ में। तो इसीलिए कहते हैं कि हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी। हाँ, ठीक है। तो हाँ हाँ, शायरी है। तो क्या लिखे, 299, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ था बताइए, किसी को कोई आइडिया हो तो। 299, हाँ, एंड 229 members were from British provinces. British provinces, and 70 members were nominated from princely states. अब इसको समझिए, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ, इसमें कौन से नॉमिनेटेड भी हैं और इलेक्टेड भी हैं। अब इलेक्टेड जो आपके ब्रिटिश प्रोविंस से थे वो कितने हैं, 229, और 70 जो है वो कहां से हैं, प्रिंसली स्टेट से। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 299, और पहले कितने थे, 389। 389 मतलब 389, और 299 मतलब, हाँ, 299, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा was the first temporary chairman of the Constituent Assembly. अब इसके विषय में, अच्छा चलिए अभी आते हैं इसको। हाँ, फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन एंड the eldest member of the Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president, and H.C. Mukherjee was deputy chairman या वाइस प्रेसिडेंट, उनको वाइस प्रेसिडेंट। और नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, फ्रैंक एंथनी, है ना। नेक्स्ट, 13 कमिटीज, कुछ कमिटियां थी इसमें। फ्रैंक एंथनी, अभी क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले। अच्छा, मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि वो बाइकआउट किया था, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आप लोग को मालूम भी है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग हैज बाइकआउटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। हाँ, जो कि अलग मान लीजिए कि कंट्री मांग रहे हैं तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंसी हमको क्या लेना है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या हो गया कि 13 कमिटीज। पहला लिखिए ड्राफ्टिंग कमिटी, कौन थे इसके प्रेसिडेंट, हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी,
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जेएल नेहरू। ये बहुत क्वेश्चन इससे आता है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। हाँ, यूनियन पावर्स कमेटी, जेएल नेहरू। स्टेट्स कमेटी, जेएल नेहरू। जेएल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, STEERING, स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये भी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। कौन होगा, अंदाजा लगाइए तो। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, गेस आपका ठीक है। और कोई? और यही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके बाद देखिए एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग कौन है, बताएगा? हाँ, नहीं, सोचिए थोड़ा सा। राजेंद्र प्रसाद, जो जिसको बोलते हैं झंडा समिति, जो था कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अंडरलाइन कीजिए लोग। कमेटी ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर के बारे में कोई और फैक्ट्स बताएगा, कौन थे ये? हाँ, हम क्या सोच रहे हैं, ये क्या होता है? बस वही, बस यही, ऐसा, ये कौन सा आंसर है? सर वही वाला, वही वाला। हाँ, हाँ, हम यही सोचना है। हम तो सोच रहे थे राज्यसभा के, राज्यसभा के पहले कौन थे? जॉन मथाई। हाँ, हाँ, राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, सोच रहे हैं? भाई इतना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? तो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हैं? तो वही होंगे ना। याद नहीं आने का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो बस यही चेक करना था कि पहले जो है सो वाइस प्रेसिडेंट कौन है। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, और ऐसा व्यक्ति जो बिहार के गवर्नर थे और भारत के राष्ट्रपति रहे। और हाँ, ठीक बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? हाँ, डॉक्टर जाकिर। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हम्म, इसको रिवीजन, ये सब जो है ना, ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब थोड़ा सा आप लोग पढ़िए। और कितने राष्ट्रपति लोग अपने कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी? कौन कौन? हाँ, पति जनरल, ठीक, दो लोग थे। हम्म, हाँ, तब इसमें तो महेश संजोग है, इसमें क्या? हाँ, मतलब अब वो आप अपना एक बना लीजिए, जो भी एल्गोरिथम है। हाँ, प्रतिदिन अध्ययन। एक और, एक कोई चीफ जस्टिस जो राष्ट्रपति रहे हो?
हाँ हाँ, तब और आसान हो गया आपको कंफ्यूज करना। नाम इन लोगों का जो है एक में डाल देगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो आप रिलेट ही कर जाइएगा, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आपको। हाँ तो हाँ ठीक है, वो नहीं, वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार हो जाता है कि ये जो एक्रोनिम्स व्यक्ति बनाता है ना, कि वो कोड है, लेकिन ये नहीं याद रहा है कि कोड में हम रखते क्या थे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट, हाउस कमेटी। हाउस कमेटी है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये वही थे जो सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट कंटेस्ट किए थे और ये हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी इनको बनाया गया। चलिए नेक्स्ट, लैंग्वेज कमेटी। लैंग्वेज कमेटी, एम सत्यनारायण, एम। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, के एम मुंशी। नेक्स्ट 13 जो है वो लिखिए, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल ऑफ एक्सक्लूडेड एरियाज। कौन? हाँ वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनफैक्ट एक कराची सेशन हुआ था, लाहौर सेशन के बाद, ये 1931 में, उसमें यही फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया गया। ठीक है, तो ये क्या थे, ये आपके 13 कमिटीज, ये अक्सर पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट और लिखिए इसमें, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं उन लोगों के विषय में। कितने लोग थे इसमें? हाँ, तो एक चेयरमैन हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरे लिखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ALLADI, कृष्ण स्वामी अय्यर। के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर, शदुल्ला। ठीक है, BL मित्तल, BL मित्तर, आर होगा लास्ट में, MITTAR। और रिप्लेस्ड बाई, आगे चल के ये रिप्लेस्ड हो गए थे, एन माधव राय, एन माधव राव। फिर नेक्स्ट हो गया DP खेतान, रिप्लेस्ड बाई TT कृष्णमाचारी। हाँ, रिप्लेस्ड बाई TT कृष्णमाचारी आफ्टर हिज डिमाइस, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, तो ये लोग क्या हो गए, दो। अब जो आप कमेटी 13 लिखे हुए हैं, उसकी कुछ सब कमेटियां हैं, है ना, उसके विषय में भी लिख लीजिए थोड़ा सा। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, आचार्य JP कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, JP कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी, HC मुखर्जी।
Next, excluded and partially excluded areas other than those in Assam subcommittee. Those in Assam subcommittee. इसके थे ए बी ठक्कर. ए बी ठक्कर. नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज and Assam excluded. Assam excluded and partly excluded areas subcommittee. गोपीनाथ बारदोलाई. गोपीनाथ बारदोलाई. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिएगा, बेगम QUDSIA, स्पेलिंग ही बोल देते हैं ना तो लिखने में आप लोग को स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए. QUDSIA एजाज AIJAZ AIJAZ रसूल RASUL was the only Muslim women member in the Constituent Assembly that drafted Indian Constitution. और कितनी महिलाएं थी? हाँ, ये भी लिख लीजिए, 15 मेंबर्स. और कुछ पॉइंट्स इसमें ये लिख लीजिए. द नेशनल फ्लैग ऑफ द इंडियन यूनियन वाज डिजाइन्ड बाय पिंगली वेंकैया. वेरी गुड. एंड वाज अडॉप्टेड ऑन, डेट कोई बताएगा? 22 जुलाई 1947. हाँ, क्या मनाया जाता है 22 जुलाई को? यही वजह है, अब नहीं भूलिएगा. 22 जुलाई 1947. इंडिया ईयरबुक एक किताब आती होगी, आप लोग देखे होंगे, मोटी किताब, लोग बताए भी थे. उसका चैप्टर 2 जो है, या मनोरमा ईयरबुक जो जीके वाली ईयरबुक किताब आती है, उससे ये चैप्टर जरूर करना है. जो इंडियन सिग्निया करके है ना, इंसिग्निया इंडिया, उसमें आपको नेशनल जो है आपका नेशनल फ्लैग हो गया, उसमें क्या 3:2 जो है उसमें है रेशियो. कितने कलर होते हैं? 4. हाँ तो बताइए, वही तो पूछा. हाँ, 4. कौन कौन कलर का नाम बताइए? ऑरेंज तो नहीं है, जो भी है कल फ्लैग देख के आइएगा. हाँ हाँ, 24 स्पोक्स है. और हाँ, ये ध्यान रहे, 3:2 लेंथ ब्रेथ है कि ब्रेथ लेंथ है. ये बहुत इजी क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा. फ्लैग देखे है ना? हाँ. नहीं मतलब कई बार होता है कि उस दिन जैसे कि नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया, बस ये दिमाग में क्या हॉलीडे है और फिर वही मिठाई खाना है, बस इतना ही. ये नहीं, इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कम से कम आप लोग को हम बता दें, ये सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब पता. इसका इंपॉर्टेंस क्या है सबका बताइए, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है? सैफ्रॉन क्या बताता है? व्हाइट क्या?
हरियाली। और चक्र क्या बताता है? कोई आइडिया आप लोग को? वही हम तो क्या बोलना पूछ रहे नेशनल फ्लैग के बारे में, जो आइडिया आप लोग बताइए मेरे प्यारे देशवासियों। कल आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, ये जितना जो नेशनल जो है, जो अपना इंडियन इंसिग्निया जो इंपॉर्टेंस का है, इसमें क्या हो गया? नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल आपको क्या, नेशनल रिवर, जैसे कब ये बताया गया गंगा नदी को। इसके अलावे जो है आपका ये डॉल्फिन क्या है? एक्वेटिक एनिमल, सबका लिस्ट बना के, और इसके साथ से जैसे कि राष्ट्रीय जो आपका जो ये क्या है, नेशनल ट्री। एक क्वेश्चन रहता है, और अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है या छूट रहा है तो इसके विषय में क्या कहा जाए? नहीं, रेस से बाहर नहीं, ये क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है। ये अगर नहीं आ रहा, जैसे कि नेशनल फ्लैग में कितने कलर हैं, नेशनल फ्लैग में कितनी तीलियां हैं, जो अशोक चक्र उसका सिग्निफिकेंस क्या है, या जो इम्बेलम है, नेशनल इम्बेलम, ये सब जो ये नेशनल इम्बेलम में कितने ये हैं आपके, क्या क्या है, क्या बता रहे हैं? क्या ये तो हम बोला ही नहीं है। अच्छा चलिए बता ही दीजिए कितने एनिमल है उसमें। एक दो, सिर्फ लाइन है, हॉर्स है कि नहीं उसमें? हाँ तो उसमें क्या है, कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ तो कहीं नहीं नेशनल। हाँ तो वही विजुअलाइज कीजिए माइंड में। इसको भी लिखिए, नेशनल इम्बेलम में कितना, ये सब आप लोग हंसी आ रही, ये सब मतलब इसको क्या कहा जाए? ये सब क्वेश्चन ये तो स्कूल का कोई छोटा बच्चा होगा उससे पूछिएगा, बता देगा। हाँ उस समय बता देते हैं, बताइए। हाँ चलिए, नेशनल एंथम किसको कहते हैं? पक्का? नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को कौन कंपोज किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, कंफर्म। और नेशनल सॉन्ग को इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किया था? चलिए लिखिए, ऑन 24th Jan, अंडरलाइन कीजिए इसको, ऑन 24th Jan 1950 जन गण मन was adopted as the national anthem written by Rabindranath Tagore. It was first sung for the first time, SUNG हो गया, वर्ब अपने पार्टिसिपल फॉर्म में है। थोड़ा सा बेस भी बताना पड़ेगा ना। वर्ब के कितने रूप होते हैं? कौन कौन बता? ये नहीं होते हैं? कौन कौन से बताओ आप? जैसे गो, एग्जाम्पल के लिए गो का करके आप बताओ तो। हाँ हाँ, फिर से बोलिए तो आप। गोज गोइंग की गोइंग गो, V4 हो गया, और फिर हाँ तो सिस्टमेटिक ही उसका मतलब है। V5 में ES और S लगता है, जो प्रेजेंट आप जो पढ़ते हैं, सिंपल जो प्रेजेंट या प्रेजेंट को बताइए। सब जरूरी है, आप लोग इसको लाइटली मत लीजिए। जब लिखिएगा
जब भी वर्ब आएगा एक्सुलरी वर्ब के बाद तो हमेशा V3। हाँ हाँ, तो जाके देखिएगा ढंग से। हाँ, तो वही जाके तो मेडिटेशन कीजिएगा या फिर सिंबल किया जाएगा। हाँ, तो वही तो कहाँ से लिया गया। आप लोगों ने दे दिया होमवर्क में, कल हम देखेंगे कॉपी सबकी। ठीक है। हाँ, ये मत देखिए कल क्लास नहीं है, कल हम 8 कॉपी देखेंगे, इसलिए आप लोग लेके आना है ये हर क्लास में, नहीं तो जो भी टीचर होंगे उनको हम बोल देंगे जरूर चेक कीजिएगा ये लोग। हाँ, क्योंकि ये मिस। हाँ हाँ, जो भी तो उसी में पूछेंगे। हाँ हाँ, सबके सामने। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम ये हमारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट लोग होंगे। हाँ, 27th it was first for the first time someone 27th of December 1911, 27th December 1911 on। हाँ सही है, कोलकाता स्टेशन। आज लाइन लेंथ का बढ़ा गया है पीछे में। उसी को ना घबराना कहते हैं। हम पूछे ही नहीं, क्वेश्चन आप क्रिएट कर रहे हैं। हम तो बोले कि भाई नेशनल लेवल, मेरा क्वेश्चन ये था कि नेशनल लेवल में हम लोग कहाँ से लिए, ये पूछे। अब ये एक स्टेप अहेड हो गए कि भाई कितने उसमें एनिमल है, हम तो एनिमल नाम भी नहीं लिए। रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, आप फिर से देख लेना। हाँ, तो नहीं, फुल टॉस पे कहाँ बोलते, हिट विकेट हो रहा है। चलो, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। अच्छा, नेशनल एंथम को गाने का स्टिपुलेटेड टाइम क्या है? 52 सेकेंड। और जो शॉर्टर वर्सन है उसको 52 सेकेंड में पूरा गा देंगे। शॉर्टर वर्सन 48 सेकेंड। 4 सेकेंड होता क्या है? तो फिर हाँ, वही शॉर्टर जो उसका वर्सन 20 सेकेंड उसके लिए है stipulated time, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम विच वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो नेशनल एंथम था वो किसमें कंपोज किया गया था? हाँ। और अमार सोनार बांग्ला जो है वो कहाँ का है? बांग्लादेश का है। वो भी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये जो नेशनल इंसिग्निया है उसको अब इस पे थोड़ा सा और कुछ कराइए तो क्वेश्चन। किसमें? नहीं, 1896 में कांग्रेस सेशन जो है अडॉप्ट किया था। एंड प्रेसिडेंट कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। और ये 1911 में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? बिशनदर। ये इंपॉर्टेंट होता है तो के लिए। आइए, चलिए आइए इसमें से। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताइए तो। हम्म हम्म हो गया, वही आंसर हो गया। क्या हो गया? इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब सी नहीं है, रेस्ट जो है ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, लिख ही लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो आप लिख रहे हैं। इट वर्क विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज, अमंग देम द मोस्ट इंपोर्टेंट वाज ड्राफ्टिंग कमिटी। 13 कमिटी आप लोगों ने लिख ही लिया है। दूसरा, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली वाज गिवन टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी सच एज क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड पार्स। ये पॉइंट आप लोग नहीं लिखे हैं, इसको लिख लीजिए। हो गया। इसी तरह से नॉलेज अपडेट होता है भाई। एक जगह सब संभव नहीं है, तो जहां है वहां से ये पॉइंट आपका बन गया। हम्म
क्लियर हो गया? डी इट्स इलेक्शन प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन 6th schedule of the act 1935. The voting rights were limited because of taxes, property and educational qualification. बताइए इसमें से कौन सा गलत है? अभी आप लोगों ने लिखा है ये 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेटअप, सही है कि गलत है? कौन? अभी तुरंत लिखा आप लोगों ने, नोटबुक चेक कीजिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किए थे? है? सामने है, ये सही है कि नहीं? पहले एक एक करके बोल बोला। 24 जनवरी 1950 ये सही स्टेटमेंट है, गलत है? 26 नवंबर ये भी सही है, दो पॉइंट आई है। अब ये बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप कब हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी अभी लिखे आप लोग। 29 अगस्त। हाँ, और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस दिन किए थे? 13 है, यही हो गया गलत। 11 दिसंबर जो है ये नहीं, ये कब है? 13 9 को, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई। क्लियर हो गया ना? अब ये डेट हो गया ना, इसी से बस ये क्वेश्चन लिख लिया। बताइए, बहुत इजी है, तो देखते हैं। और इन तीनों के बारे में भी बताइए, क्वेश्चन ऐसे ही बना के नहीं छोड़ देते हैं पूरा, रिकॉल भी होगा। ये बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, और पट्टाभी सीतारमैया क्या है अभी बताइए? अभी अभी कौन सा? हाँ, सब कमेटी था उसमें। हाँ? किसके थे? हाउस कमेटी के थे। और ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये क्या थे? ये भी एक मेंबर थे, किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। जो कितने 7 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग अंबेडकर 7, एक्सक्लूडिंग अंबेडकर 6, उसमें ही वाज वन ऑफ द मेंबर। क्लियर हो गया? हाँ, ये आ जाइए। The design of, just now we have discussed, the design of national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22nd July 1947. हाँ? The wheel in national flag has 21 spots, सही है? हाँ? गलत है, दो को हटाइए, दो हट गया तो क्या हो गया? 3, तो ओनली 1। अब देखिए, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग इज टू इट्स 3:4 लिखा है, कितना होना चाहिए? और ये विड्थ टू लेंथ लिखा है, ये ध्यान दीजिए। लेंथ टू विड्थ होता है, लेंथ टू ब्रेथ तो कितना होता है? 3:2, और उसमें 2:3। तो ये ऐसे भी अगर बनाना है तब तो ये पहला वाला दो जो है ये क्या है? गलत है। तो दो हट गया तो ओनली 1, ऐसे हो गया इल्यूमिनेशन डाउन। और रेस्ट है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? रेस्ट को कैसे नोट कर लेना है? इसमें से करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट। हाँ, तो बी ऑप्शन सही है, ये दोनों मत लिख लेना, ठीक है? हाँ, इसलिए ये दोनों क्या है? गलत है, इसको वेरीफाई। नहीं तो एग्जाम में वही जाएगा कि यहाँ सब देख के। हाँ, इसको बताइए। Who talked about suspending adult suffrage for 15 years of the Constituent Assembly? पक्का? Who said that the Constituent Assembly was Congress and Congress was India? बताइए। जीबी ऑस्टिन, कंफर्म? कोई पढ़ा है पहले से? कोई आइडिया?
चर्चिल कहे हुए थे। इसमें से कौन कौन किसको मतलब है, कौन कहेगा? इटली, चर्चिल, माउंटबेटन तो ये लोग बनाए हुए थे। तो इसमें अधिकांश लोग जो कांग्रेस थे, इनको कहने का कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑस्ट्रिच का ही आ रहा है। ऐसे भी इलिमिनेशन से बात है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 जनवरी 1950। सही है? गलत है। मूल संविधान में 392 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। सही? 8 अनुसूची थी, ये सही है। तो सेकंड क्या हो गया? गलत है। और ये साइन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को तो हमने इंप्लीमेंट कर दिए। और तब फिर तो दोनों क्या हो गया? ये डिफिकल्ट बनाता है क्वेश्चन को ऑप्शन। इसमें क्या है? ये भी है, और इसमें ये भी है, और इसमें ये भी है, 1 और 2। तो इसमें आपको बहुत माइन्यूटली जो है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपको दूसरा मालूम है तो दूसरा आप क्या कीजिएगा? दो गलत है तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, ए और सी। अब बचा कि एक सही है। तो कथन एक सही है, अब इसको फिर से वेरीफाई करना है। तो अब 1950 को हस्ताक्षर किए तो एडॉप्ट कब किए, इंप्लीमेंट कब किए, है ना? इसलिए कथन एक और दो गलत है। The Constitution of India provides for all necessities of the country. ये assertion है। इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए बनाने का क्या तरीका होता है। दो इसमें स्टेटमेंट है, इन दोनों को अलग से एक दूसरे को वेरीफाई करना है कि इसको ये फैक्चुअली सही है कि नहीं, इसको ये फैक्चुअली सही है कि नहीं। ठीक है, ये दो तरीका हो गया कि मतलब ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं और ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं। इन दोनों को सेपरेटली क्या करना है? वेरीफाई करना है। उसके बाद ये देखा जाता है कि ये जो सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है, क्या इसका सही रीजनिंग है कि नहीं। समझ में आ रहा है? इसका कारण यही है कि नहीं। अब इसमें समझिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री। भारत का संविधान देश की सभी आवश्यकताओं को प्रदान करता है। ठीक है, अब इसका वजह क्या कह रहा है? इसे स्वीकृत संविधान के रूप में जाना जाता है, क्या कहा जाता है? क्या इट इज नोन फॉर और कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या लग रहा है? अब ये आंसर पे मत आइए आप, बी गलत है किसे, बी गलत है मतलब ये वाला गलत है। नहीं, मैंने आपका क्या कहना है इसमें आंसर कौन सा होगा? चलिए आप ही के लॉजिक से स्टार्ट करेंगे। सी सही होगा। आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपकी क्या राय है? इट इज नोन और कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या एडॉप्ट किए, इनेक्ट किए, गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसमें बुराई है? बताइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटी। जितनी जरूरत की चीजें हैं ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ठीक है, इसे स्वीकृत संविधान के रूप में जाना जाता है, ये सही है कि गलत है? अब है कि क्या ये इसका स्पष्टीकरण है? क्यों नहीं है? सोचिए। आवश्यकता के बारे में नहीं दिया गया है। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि द स्टेट शेल मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी में आपको रोजगार देना है। डीपीएसपी क्या है? वो डायरेक्टिव्स है कि नहीं? प्रियम्बल में आपको बताता है कि नहीं कि एक विजन डॉक्यूमेंट है कि आपको ऐसे चलना है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसलिए क्या हो गया कि ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये नहीं इसका करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, एडॉप्टेड का मतलब हो गया जैसे कि वी एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ।
अडॉप्ट का मतलब क्या, अंगीकृत करते हैं, हमारे शरीर का क्या हो गया, ये एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, एक अंग है। और उसके बाद हम क्या किए, इसको अधिनियमित किया, हमने इसको रूल्स में कोडिफाई किया, एंड देन फाइनली आत्मा जिसको कहते हैं। ठीक है, minimize the importance of minorities interest and emotion, the view is credited to, बताइए किसका है ये, है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स का इसमें है कि जिसका नाम सुना है बस वही नाम होता है। आइवर जेनिंग्स क्या कहे होते हैं, जो इंडियन फेडरलिज्म जो है इसके विषय में इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। किसका है, आइवर जेनिंग्स का है कि मॉरिस जोन्स का है, कि पहले लिख लीजिए इसको। हाँ हाँ, इसका केवल आंसर नहीं, इसको आप रखिए। नेक्स्ट, किसका किसका मतलब पूछ रहे हैं, क्या 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 बोल रहा है आपने? हाँ, रैंक सैंकिंग। रैंक सैंकिंग मतलब एक तरह से ये हो गया, अरे क्या हो गया, मतलब एक तरह से बार्गेन जो करते हैं लोग, जैसे इसमें ऐसा नहीं कि फेडरलिज्म जो आपका ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे स्टेट और सेंटर का है, तो अब उसमें है कि दोनों अपने लेजिस्लेटिव स्फीयर में दोनों को स्वतंत्रता दे रहे हैं। लेकिन अब उसमें है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ ये चला जाता है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, रीजनलिज्म जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा। तो रीजनलिज्म, अब रीजनल इंटरेस्ट नहीं हुआ तो नेशन इंटरेस्ट को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सुपरसीड कर जाएगा। तो इट विल बी क्वेश्चन ऑन योर फेडरेशन। ठीक है, रैंसम जैसे अमाउंट जो नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, तो वही था ना, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं, है बार्गेनिंग फेडरलिज्म इसको कहें। किसमें, हाँ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और रेस्ट इनके बारे में बताइए। हाँ? कौन, ये कौन थे माधवराव, हाँ? किनको रिप्लेस किए, हाँ, और के एम मुंशी, अरे कुछ नहीं करना है, नोटबुक बस पलटना, अभी जस्ट अभी आपको, हाँ हाँ, उसी के, किसके मेंबर थे, उसी के मेंबर, तो वही ड्राफ्टिंग कमेटी ना, उसी के मेंबर थे, इसी के मेंबर थे, उसी के, कहाँ बात हो रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी तो लिखा ही, यहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ चलो लिखना, मतलब उसी के मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। हाँ, ये हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, सरदार पटेल। और ये किसके, लैंग्वेज कमिटी के, हाँ एम सत्यनारायण। और अय्यर, अलाजी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके थे, इधर इसके थे, इसके उसके क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कितने लोग मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, देयर आर 7 पीपल, ध्यान से देख करके समझिए। और उसमें से किनको, दो लोग को, डीपी खेतान जो रिप्लेस किए, किसको, कृष्ण स्वामी को, कृष्ण स्वामी, ये याद रहे, ये एकदम पूछा जाता है। ये आपको इसमें बताइए, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, गुड। Who among the following was the chairman of the, वही है ना, हाँ हाँ, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, बताइए, हाँ गुड।
नेशनल फ्लैग कमेटी, 4 ऑप्शन है, 4 आदमी एक एक करके बोलो, कोई तो सही होगा। हाँ? नेशनल फ्लैग कमेटी अभी बताएं। हाँ, और एक एक करके बाकी लोग के बारे में बताइए। राजगोपालचारी क्या थे? और और चिपको आंदोलन कहाँ से? हाँ, ये जेपी कृपलानी क्या थे? हाँ? क्या? हाँ हाँ, मौलिक अधिकार पे जो सब कमेटी बने थे। और जेबी कृपलानी के बारे में कोई फैक्ट्स बताइए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जिस टाइम पे इंडिया, तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और हाँ, वेरी गुड। ये बताइए 97। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द रूल्स कमिटी। पक्का? रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी। हाँ, गेस क्या हो सकता है? या तो अम्बेडकर गेस कीजिएगा या राजेंद्र प्रसाद गेस। ये राजेंद्र प्रसाद, तो ए इज द राइट आंसर। तो ये तो पहले कट गया और ये भी आपका हट गया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज मेंबर ऑफ दिस कमिटी। ये सही है कि नहीं? हम्म। हाँ, ये नहीं, ओनली वन। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द, कितना चला है? हाँ। नहीं नहीं, वो आगे बोले। 98। हाँ, the fundamental rights of the Indian Constitution were borrowed in the inspiration from, तो इजी क्वेश्चन है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिका से लिया गया बिल ऑफ राइट्स। फ्रॉम विच कंट्री ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन, ये भी अमेरिका है। 99, ठीक, 100। 100 निपटा देते हैं, इसको आज खत्म हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द, होता क्या है जुडिशियल रिव्यू, तो बताएगा। हम्म। क्या करने के बाद? कौन सा निर्णय लिया जाए? हाँ, वायबिलिटी नहीं, वैलिडिटी, उसकी वैधता। हाँ, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, उससे संगत है कि नहीं। अगर उसमें कोई विसंगति है, असंगत है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको हटा दिया जाएगा। ये किसका अधिकार है? ये न्यायपालिका का अधिकार है। किसका? जुडिशियरी का, है ना? तो अब ये भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा इस अवधारणा के विषय में नहीं बताता है। लेकिन जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है, यहाँ से ये क्या है, ये व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। उसके बाद से ये कहा गया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स। ठीक है। ये इसका क्या, ये रीजन ये कह रहा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सम बोरोड आइटम, ये फैक्चुअली सही है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, ये भी जो है क्या है, एक सही है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है, तो इसलिए ये द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फट से बनना चाहिए। फ्रांस से? फ्रांस कौन बोला? फ्रांस से हम लोग कहा लिए है भाई? लिबर्टी जो है वो लिए हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ये यूएस से लिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन इंडिया बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, और ये कहां से? स्पेन से लिया। हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से ये? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसीलिए कहा वहां पे क्या, वो फेडरेशन की बात किया जाता है, हम लोग क्या, फेडरेशन नहीं, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट। खत्म हो गया क्या?
नहीं अभी नहीं, और 3-4 होगा। हाँ, इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम, बताइए। कनाडा, गुड। अब ये आपका क्वेश्चन है जो आप कह रहे हैं, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी साइन द प्रियम्बल, कहां से ये लिया गया? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रोविजन ऑफ कंकरेंट लिस्ट, वेरी गुड। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज बोरोड फ्रॉम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ये बता दीजिए। इसको तुक्का नहीं लगाइए, अभी पढ़ाया नहीं है ना, इसको रहने दीजिए। जरूरी नहीं है सब बनाना, क्योंकि लोक लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी, इसको अभी थोड़ा एक डिटेल में पढ़ाएंगे अभी, तो इसको रहने ही दीजिए। केवल आंसर याद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने 22 मेंबर, एस्टिमेट कमेटी में कितने हो गए, उसमें राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है। ये कमिटीज पढ़े आप लोगों ने यूनियन लेजिस्लेचर में, इसको रहने दीजिए। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये बताइए। हाँ? क्या होगा उसका सी का? ऐसे भी आयरलैंड ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये हाँ, ये बताइए। हाँ, बताइए। 4 सही है, लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और 3 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यस नहीं, ये भी ऑस्ट्रेलिया है। और 2 पीएससी, हाँ जैसे ये तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो पढ़ी है आप लोग, वही कल पता ही है। ये हो गया लास्ट। चलिए फाइनल, नेक्स्ट जो है क्लास में विल बी कंटिन्यू। और कोई क्वेश्चन आप